तो साथियों, कल 3 IPOs की लिस्टिंग होने जा रही है। अर्बन कंपनी, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र एंड देव एक्सेलरेटर। चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या लिस्टिंग व्यू हो सकता है। एंड काफ़ी सारे IPOs आ रहे हैं, तो एक सेपरेट IPO वीडियो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बन रही है आप अंत तक। सबसे पहले हम अर्बन कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं। तो काफ़ी अच्छे एंकर्स आए थे, काफ़ी अच्छे QIBs आए थे। एंड यही रीज़न रहा है कि प्रीमियम्स भी धमाकेदार रहे हैं। जो प्रीमियम्स 20 रुपये से 6 पर आ गए थे, वो बढ़ते बढ़ते 70 पार पहुंच गए। हालांकि पोस्ट अलॉटमेंट जो प्रेशर है वो देखने को मिला है। अभी भी जो प्रीमियम्स हैं वो 50, 52, 55 इसी रेंज में घूम रहे हैं, लेकिन ये भी 50% के प्रीमियम्स होते हैं। तो काफ़ी अच्छे प्रीमियम्स हैं, है ना। धमाकेदार एक्शन है और एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है जो मार्केट को काफ़ी पसंद आ रहा है और काफ़ी अभी अच्छे से ग्रो भी कर रहा है ना। बिजनेस मॉडल मार्केट को नो डाउट बहुत पसंद आ रहा है। वन ऑफ इट्स काइंड है, ऐसा कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं, आई डोंट नो इवन और कोई कंपनी भी है क्या ऐसी, है ना, मुझे इसका आइडिया नहीं है। देव को लेके अगर हम चर्चा करें, छोटा IPO है, मैंने पहले भी बोला, इस पे हमारा कोई ऐसा सच व्यू नहीं है। प्रीमियम्स काफ़ी फ्लक्चुएट हो सकते हैं, 10% भी जा सकते हैं, 2-3% भी हो सकते हैं, कहीं पे भी लिस्ट हो सकता है। एंड अभी रिसेंटली जो लास्ट IPO था, छोटा IPO था, वो एक समय पर 90% ऊपर दिखा रहा था, लेकिन फिर लुढ़कते हुए वापस कॉस्ट के आसपास आ गया। तो है ना, ये इन पे कुछ नहीं कमेंट किया जा सकता और मैंने ना तो अप्लाई किया, ना ही हमारा ऐसा कोई व्यू है। बस वही है, लिस्टिंग डे लो नहीं टूटना चाहिए, लिक्विडिटी का इशू रह सकता है, बाकी तो देखते हैं क्या एक्शन रहता है। श्रृंगार के अंदर भी एक्शन मिक्स्ड ही रहा है, ठीक रहा है, मतलब ऐसा कोई ख़राब भी नहीं है। 16% के प्रीमियम है ना, मतलब ऐसे कोई धमाकेदार भी नहीं है जिस तरीके का एक्शन अर्बन में रहा है। और मैंने तो वीडियो में भी आपको बोला था और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि आपका सारा फोकस अर्बन पर ही होना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अलॉटमेंट चांसेस एज़ कम्पेयर टू श्रृंगार बढ़िया है। बाकी श्रृंगार के अंदर भी अच्छा एक्शन रहा है। इसके प्रीमियम्स करीब 25 के आसपास से शुरू हुए थे, 25 से 20 पर आए थे, फिर 20 से 34-35 के आसपास तक गए थे। फिर जैसे ही पोस्ट अलॉटमेंट होता है एंड उससे पहले हल्का फुल्का प्रेशर जो है वो लाजमी है। तो है ना, 26 तक अभी प्रीमियम्स आ रहे हैं, 25-26 उसी रेंज में जहाँ से शुरुआत की थी। ये बात हो गई है प्रीमियम्स को लेके। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या क्या व्यू होना चाहिए, तो ऐसा है कि अर्बन के अंदर मुझे लगता है कि हमारी होल्डिंग टोन रही तो बेटर है ना। वन ऑफ इट्स काइंड बिजनेस मॉडल है और अच्छे खासे आप कह सकते हैं प्रीमियम पर है। एंड एक हमारे पास में क्वेश्चन है, अगर नीचे भी गया तो भी कोई ऐसा जो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा ऐसा नहीं है ना। तो जब तक कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं आता है, अर्बन को देखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है ना। बाकी मेजर जो हम टेक्निकल पॉइंट पे बात करें तो वही है कि जब तक कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं आए तब तक बने रहिए। ऐसा ऐसा कुछ पता नहीं है, देखिए बिजनेस मॉडल फंडामेंटल ऐसा कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बेकार से बेकार कंपनियां भागती हुई नजर आती हैं, उसके बाद में काफ़ी भाग जाती हैं 30-40%, तब पता चलता है इसमें तो ये एक अच्छा फंडामेंटल ट्रिगर है या ये पॉजिटिव हो रहा है। सो भाव के साथ में मेरे अनुसार बहस नहीं करनी चाहिए। और अच्छे IPOs भी गिरते हुए नज़र आते हैं, अच्छी कंपनियाँ भी गिरती हुई नजर, कंपनियाँ नहीं कंपनियाँ, है ना। इंग्लिश की ये प्रॉब्लम आप कह सकते हैं। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ आजकल, वापस से सीख रहा हूँ कि मैं शुद्ध हिंदी में ही वार्तालाप करूँ, जैसे प्रॉब्लम को हम बोलेंगे समस्या, और जो मैंने कहा कि लाजमी है पोस्ट अलॉटमेंट गिरना, उसको हम बोलेंगे स्वाभाविक है ना, कि भाई ये तो होगा, स्वाभाविक है ये। तो धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी था, है ना। मातृभाषा जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, हमें उसमें वार्तालाप करना चाहिए और रेस्पेक्ट जो हम कहते हैं, आदर जो है वो होना चाहिए guys, है ना। ये ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप अपनी भाषा की आप रेस्पेक्ट करते हैं तो आपको दूसरे की भाषा की नहीं करनी है, वहाँ पे नादर करना है, ऐसा नहीं है। आप सभी को साथ में लेकर चल सकते हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में। जिस तरीके से सब लोग इंग्लिश 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 में कर रहे हैं, आप नॉर्मल खाना खाने बैठेंगे तो भी अंग्रेजी में वार्तालाप कर रहे हैं जस्ट टू लुक कूल। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, वहम हो गया आपको। जो भी व्यक्ति हल्का सा भी ऊपर उठने पर अपनी जड़ें जो है वो छोड़ देता है, रूट को छोड़ देता है, आज नहीं तो कल विनाश उसका इंतजार करता है। ये सत्य। आप कितने भी बड़े हो जाइए, आपने ऐसा क्या उखाड़ा है यार, थोड़ा सा पैसा ही तो कमा लिया आपने, आप अच्छी जॉब पे तो लगे, ऐसा क्या कर दिया आपने, ऐसे कितनी कोई लाइफ्स आपने अफेक्ट कर दी हूँ, चेंज कर दी हूँ, ऐसा कुछ नहीं किया है, वहम हो गया है आपको, है ना। कुछ भी नहीं है हम।
तो हमें हमारी जड़ें कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और जड़ें जितनी मजबूत होगी आप उतना ऊपर जा सकते हैं, है ना। कोई बिल्डिंग है, उसका बेस जितना स्ट्रांग होगा उतनी ऊपर वो चढ़ा सकता है, उतने फ्लोर चढ़ा सकता है। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, चढ़ा दीजिए ऊपर, हल्की सी हवा आएगी, कोई तूफान आएगा, बिल्डिंग आपकी सबसे पहले गिरेगी, है ना। सबसे पहले आपकी बिल्डिंग ढह जाएगी। इसलिए जड़ें मजबूत होनी चाहिए, और वो तभी होती हैं जब आप अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं, और उसमें सबसे पहले आती है भाषा, है ना। दीवारें जो हैं, महल जो हैं, वो सब खंडर बन जाते हैं, भाषा कभी खंडर नहीं बनती। साहित्य जो है वो कभी खंडर नहीं बनता, है ना। भाषाएं रह जाती है, कहावतें रह जाती है, कहानियाँ रह जाती है, और इमारतें जो हैं वो खंडर रह जाती हैं, बन जाती हैं समय के साथ में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बात है। आप अंग्रेजी सीखें, आप कोई भी XYZ भाषा सीखें, उसमें है ना एकदम प्रवीण हो जाएं, उन्नति करें उसमें, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक को छोड़ के दूसरे में ऊपर जाना, मतलब दूसरे की लाइन क्यों छोटी करनी है। हम अपनी रेखा बड़ी कर सकते हैं ना, हम रेखा बड़ी करने पे फोकस करें, हम दूसरी रेखा को छोटी करने पे फोकस क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं है। आपका क्या विचार है इस पे, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, है ना, जरूर से बताइएगा। और भारत के अंदर तो इतनी भाषाएं हैं, और ऊपर से बोली है, डायलेक्ट जिसे हम कहते हैं, हर 100 किलोमीटर पे डायलेक्ट चेंज होता है, हर 100 किलोमीटर पे भारत के अंदर। कोई भी आप भाषा ले लीजिए, 100 किलोमीटर के अंदर डायलेक्ट चेंज हो जाएगा। ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती है। एनीवेज, तो वही है, जब तो कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर नहीं आए तो बने रहने में ही समझदारी है ना। अब जैसे आप देख सकते हैं कि रिसेंट IPOs में एक्शन रहा है मोर और लेस, है ना, ठीक ठाक ही मूवमेंट करते हुए नजर आए, और अगर ठीक ठाक फंडामेंटल्स हैं, भले ही मार्केट प्रेशर के कारण थोड़ा नीचे आए हों, बाद में ऊपर आते हुए नजर आए हैं, तो थोड़ा रूम दिया जा सकता है ना। एंड जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पे तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। अब जैसे ये है ना, तो आप देख सकते हैं कि टॉप से करीब 9% गिर रहा है, और कोई खास एक्शन भी नहीं। अजीब सा चार्ट इसका हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा रिसेंटली लिस्टेड IPO क्या है, ये क्या हो रहा है इसके अंदर, है ना। ऐसी अब जैसे पटेल रिटेल है, छोटा IPO लगातार गिरा है, तो ऐसे में सेलिंग के बारे में ही विचार करना बेहतर होता है, ठीक है ना। एंड रिगाल जैसे जिस तेज़ी से गिरा है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरा है, एक दिन में 10% नीचे आ गया। ब्लू स्टोन जो है, इसने इस लेवल को नहीं तोड़ा, तो ब्लू स्टोन में कोई खास प्रीमियम्स नहीं थे, लेकिन उसके बाद में एक्शन देखने को मिला, यहाँ से नंबर्स पे गया। चार्ट बहुत सुंदर था, मैंने बताया था अच्छा है, मैं नहीं लूँगा क्योंकि नंबर्स थे वहाँ पे, हमारी ट्रेडिंग कोई खास नहीं चल रही थी। अगर ट्रेडिंग खास चल रही होती तो डेफिनेटली मैं ज़रूर से मैं इसमें दिखता, है ना। ये ऑल टाइम प्लास्टिक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिवट था, गया फिर वापस से नीचे आ गया, तो वोलेटिलिटी अभी भी कायम है। JSW सीमेंट को आप देख सकते हैं, वोलेटाइल है, बट अगेन इस लेवल को नहीं तोड़ा है, तो ये बात है। हालांकि JSW सीमेंट में इतना कुछ खास एक्शन रहा नहीं। अब जैसे ये है ना हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये 2 दिन ऊपर गया, लेकिन फिर जिस तेज़ी से नीचे आया, ये एक बार के लिए हमारा सेलिंग पॉइंट हो गया। MBEL मैंने यहाँ लिया था, है ना। जब तक कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आया ना, तब तक आप इसमें देख सकते हैं। फिर एग्जिट किया था, हालांकि NSDL, अब जैसे इसमें कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आया तो हमने इसे ट्रेल किया, फिर एग्जिट कर दिया। हालांकि अभी हमारे पास में एक और पोजीशन है इसके अंदर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये बात है। लक्ष्मी इंडिया में गिरने के बाद में अच्छा एक्शन आया, और अभी भी चार्ट काफ़ी सुंदर सा है, अभी भी कोई देखना चाहे तो देख सकता है ना। CP+ में भी आप देख सकते हैं, जब CP+ इतना हॉट IPO था, अच्छे प्रीमियम्स थे, 50% के आसपास के प्रीमियम्स चल रहे थे, तो कोई सेलिंग प्रेशर कहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा। एंड 10 डे को रेस्पेक्ट भी कर रहा है, तो इसमें बने रह सकते हैं आप। तो टेक्निकल पॉइंट पे हमें ये देखना है कि भाई अगर चार्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो बने हुए हैं, और अगर कोई सेलिंग प्रेशर आ गया, दिक्कत आ गई, तो निकल जाएंगे, है ना। बस इतनी सी बात। अब जैसे यहाँ पे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, है ना। ब्रिगेड भी कुछ खास दम करता हुआ नजर आया नहीं, ऑलमोस्ट वहीं सा ही घूम रहा है। IndiCube फिर भी ठीक है, बट ठीक है, मतलब ऐसा भी कुछ खास नहीं है ना। एंथम भी आज थोड़ा सा ख़राब हुआ है। स्मार्ट वर्क्स में काफ़ी अच्छा एक्शन रहा है रिसेंटली, यहाँ पे था, बढ़िया एक्शन रहा है ना। टेबल फोर्ड से धीरे धीरे क्या है, उस समय मार्केट ख़राब था, बाद में आए तो थोड़ा बहुत ऊपर आ गए। हमें तो रिसेंट IPOs पे ही देखना होगा। करंट स्ट्रेटजी को लेकर तो हमने चर्चा कर ली, अर्बन पे मैंने आपको बता दिया, होल्डिंग टोन रखते हुए अगर कोई बड़ा सेलिंग प्रेशर आता है तो ही देखना चाहिए, अन्यथा थोड़ा रूम दिया जा सकता है, क्योंकि 50% पे वर्स्ट केस में 30% भी बुक करना पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं। और अपसाइड अगर बहुत ज़्यादा है, अगर आती है, तो वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया ना, लाभदायक हो गया। डेफिनेटली को बोलेंगे निश्चित रूप से बेनिफिशियल, लाभदायक हो गया। और काफ़ी सारे IPOs आने वाले हैं। आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, आज मैंने लिस्ट यहाँ पे डाल दी है, साझा कर दी है।
कोई शेयर होल्डर कोटा नहीं है आनंद राठी के अंदर, ध्यान रखें इस बात पर, है ना। अभी अगले कुछ दिनों में बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं, बैक टू बैक आईपीओज का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो जैसे जैसे आएंगे हम देखते रहेंगे। कार्बन जो ऐसे भी आईपीओ है उस पर मैंने आपसे चर्चा की थी टेलीग्राम चैनल पे, और आप देख सकते हैं अच्छे खासे प्रीमियम पे लिस्ट हो, और बाकी किसी पे हमारी कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो अच्छे आईपीओज होंगे, मैं आपके साथ में साझा कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो मेक श्योर करें आप निश्चित रूप से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है ना। ज्वाइन करना अति आवश्यक है, आपसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपसे नहीं छूटती है ना। ये बात है ना। जीके एनर्जी का आईपीओ आ रहा है, ये थोड़ा सा हॉट आईपीओ रह सकता है। आनंद राठी को लेकर मार्केट थोड़ा सा एक्साइटेड है, रीज़न बीइंग जो पिछला आईपीओ था आनंद राठी वेल्थ, उसने कोई 10 गुना पैसा कर दिया है फ्रॉम द लिस्टिंग दे लो। एंड 2022 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 साल के अंदर अच्छा खासा एक्शन आया। MTF जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हॉट है, तो MTF बिजनेस इनको काफ़ी आगे लेके जा रहा है एंड आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग में। तो ये है, रिटेल कोटा भी ठीक ठाक है, अच्छा है 35%, एंड हालांकि छोटा सा आईपीओ, बट ठीक है, 745 करोड़ भी ठीक है। तो कोई बड़ा आईपीओ नहीं आता, 4 करोड़ के ऊपर वाले में मज़ा आता है, अच्छा लगता है ना। ये है। अच्छा, आपको कौन सा आईपीओ अलॉटमेंट मिला है मुझे ज़रूर से बताइएगा। आशा करता हूँ आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, कमेंट करके अपनी राय दी है, अपनी स्ट्रैटेजी क्या है वो साझा की है। कोई ऐसी जानकारी जो मैंने वीडियो में जिस पर चर्चा नहीं की आप करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, अपनी राय अवश्य दें, और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आपका कमेंट पढ़कर, और दूसरे लोग भी जब पढ़ेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। ठीक है, ये था आज का वीडियो। अब हम अगले वीडियो में मार्केट पे चर्चा करेंगे। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।